Hello everyone, this is the practical question of Income Tax Act and this question related to the basis of charts. The question number 15th, during the previous year 2020 and 21, Mr. X an Indian citizen and come to India on a visit to 143 days. 2020 और 21 में वो आया 143 डेज के लिए. उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना है असेसमेंट ईयर 2021 एंड 2 में. सो पहले केस की बात करते हैं. ड्यूरिंग द 2016 एंड 17 मिस्टर एक्स इज प्रेजेंट इन इंडिया 365 डे. 16 और 17 को वो 365 दिन इंडिया में रहा. लेकिन हम देखेंगे असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. असेसमेंट ईयर है आपका 21 और 22, प्रीवियस ईयर है आपका 20 और 21. और 20 और 21 में वो कितने दिन रहा था? 143 डेज. So in this case, he cannot be fulfill the condition under section number 6 of section 1A and B. So he is become a non-resident of Indian citizen. So इस केसेस में क्या होगा? वो नॉन रेजिडेंट होगा. 16 और 17 का देखो, अगर प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो कम है, और दूसरी कंडीशन अप्लाई की जाए 6(1)(b) की, वो कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन, 4 सालों में 365 दिन. तो 4 सालों में भी प्रीवियस ईयर, इससे पीछे 4 सालों में भी आप कितना देखोगे, वो कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये इसमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 4 सालों में पिछला जो आपका रहेगा वो 19, 20, 18, 19, 17, 18. ठीक है, तो वो कंडीशन जो है वो इसमें फुलफिल नहीं हो रही है. सो हम यहाँ पे कैसे स्टेटमेंट देंगे? द स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020 and 21 is only 143 days. So he is an Indian citizen who has come to visit India. As with the section number 6(1)(b), he become non-resident. It does not stay to exceed 182 days. 185 दिन से ज़्यादा वो भारत में नहीं रहा था. सो ये जो व्यक्ति होगा वो नॉन रेजिडेंट की कंडीशन में आएगा. क्लियर है? अब उसी के साथ हम नेक्स्ट केस देखते हैं. इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, लेकिन हम उससे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं. और ये क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं. ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? ड्यूरिंग द 2017 and 18 to 19 and 20, X is in Japan for 360 days. So 80 days and 340 days, 80 days and 345 days रिस्पेक्टिवली. तो इसमें कहा है कि 2017-18 से लेकर 19-20 तक एक्स जो है जापान में कितने दिन रहा? 360, 80 एंड 345 डेज ही रहा. तो इस केस में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस अमेरिकन सिटीजन बिकम द रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6(1)(b). जो अमेरिका के सिटीजन है वो नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट में आ सकते हैं इफ दे exceed 60 day in relevant previous year and 365 day in 4 previous year. So he can claim to benefit is non-orderly resident if the stay 730 day more in the previous year. So इस केसेस में क्या होगा? हम ये इस केसेस में पहले हम कंडीशन देखो 6(1) की अप्लाई करेंगे. अब असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर हमने ऊपर से देखना है. इसका जो असेसमेंट ईयर है वो 2021 और 22 है. प्रीवियस ईयर 20 और 21 है. अब इसमें 182 डेज की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. इस ईयर में 60 डे की कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है प्रीवियस ईयर में. अब हम एक और कंडीशन देखेंगे कि 10 सालों में वो यानी कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे 7 सालों में वो कितने साल भारत में रहा है. अब पिछले साल का 7 सालों में अब कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो इसमें टोटल करना है हमने 5 9 10 के. ओके, तो ये कितना हो रहा है?
785 डेज, ठीक है। तो यानी कि अब इस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि वो जापान में रहा है, वहां पे जो व्यक्ति है वो 785 डेज रहा वहां पे, और बाकी दिन वो कहाँ पे रहा होगा, ऑब्वियसली बात है इंडिया में रहा होगा। अगर डे जो हैं वो इसके ज़्यादा बनेंगे कम बनेंगे वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपके पास 2017 से 18, 18 to 19 एंड 19 to 20, इसमें रहा वो 360 दिन। अब 5 दिन वो इंडिया में रहा, इसमें रहा वो 80 दिन, तो आप इसमें से लेस करेंगे 365 दिन में से, और इसमें भी रहा वो 345 डे वहाँ पे रहा। तो अब ने इंडिया का कैलकुलेट करना है कि इंडिया में वो कितना दिन रहा है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। जैसे आपके पास 365 में से आप 80 माइनस कर दोगे तो वो आपके पास 285 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर 5 आपका माइनस में बचेगा, 365 माइनस 345 यानी कि 20। तो आप इस पूरे टोटल को प्लस कर दोगे, 285 प्लस 5 प्लस 20 यानी कि 310। तो यही लेस देन है, 7 सालों में 730 दिन से कम वो भारत में रहा है। सो ही आल्सो बिकम ए नॉन रेजिडेंट। तो इस केस में वो व्यक्ति क्या होगा, नॉन रेजिडेंट के केस में आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 15 में भी वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट के केस में आएगा। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन हम अनदर क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एंड क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, मिस्टर एम अग्रवाल केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम कुवैत ऑन 25 September 2014 and he stay here for 4 years and left for UK on deputation for the government of India 26 September 2018। जब 14 में वो आया, 4 साल वो इंडिया में रहा और 2018 में वो वापस चला गया। He returned to India on 1st May 2019। दोबारा वो इंडिया वापस आया 2019 में, and again went to UK for the job offer by British company in 1st September 2019 को चला गया। He came to India for permanent settlement for 26 September 2020 को परमानेंट सेटलमेंट में आया। अब इसमें जो आपका प्रीवियस ईयर है वो भी हमने 2020 और 21 लेना है, और असेसमेंट ईयर आपका 21 और 22 होगा, इस पे हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमने कंडीशंस देखनी है कि वो कौन सी कंडीशंस को अप्लाई कर रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज। अब प्रीवियस ईयर कौन है, 2021 में। अब 2021 में आप क्या करोगे अप्लाई, वो 20 और 21 में वो यहाँ ब्रिटिश में चला गया, यहाँ पे आएगा 26 सितंबर से लेकर आपने 31 मार्च 2021 तक इसके डेज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब हम इसके डेज कैलकुलेट करेंगे कि वो कितने डेज जो है वो भारत में रहा है। सितंबर के भी आप जो हैं वो 4-5 दिन ले लेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी माह बहुत है, तो ये 182 डेज से मोर ही बन रहे हैं। तो ये कंडीशंस तो अप्लाई हो रही है। अनदर वन कंडीशन कि वो 10 सालों में 2 साल भारत में रहा हो और 7 सालों में 730 दिन भारत में रहा हो, तभी वो ऑर्डरली रेजिडेंट की कंडीशंस को क्लेम करेगा। तो ये जो दोनों कंडीशन है वो अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1V में आती है, एंड इसकी प्रीवियस जो कंडीशन है दे कम अंडर 6 सब सेक्शन 1A में। ओके, सो first of all we fulfill all the condition under section 6 subsection 1। so हम उस पूरी conditions को fulfill करते हैं। तो हम 1 बाय 1 इसको आगे फर्दर देखते हैं कि हमने कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है। तो पहली कंडीशन तो प्रीवियस ईयर की है 182 डेज, तो ये तो पूरी कर रही है। क्लियर है, तो अब पहली तो हमारी पूरी हो रही है अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A के तहत प्रीवियस ईयर में 182 दिन वो भारत में रहा हो। अब अंडर सेक्शन 6
1B की क्या इम्प्लीमेंट है? पहली कंडीशन है कि वो 10 सालों में 2 साल भारत में रहा हो। अब प्रीवियस ईयर में 2010 के बाद हम देखते हैं कि वो कितने साल रहा है। सो फर्स्ट टाइम कब आया वो? 25 सितंबर से आया एंड 2014 में आया। 4 साल वो यहाँ पे रहा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये कंडीशन पूरी हो रही है। 7 सालों में 730 दिन की कंडीशन, तो आप पिछले साल 14 से लेकर 20 तक देखेंगे तो वो 7 साल कवर हो ही रहे हैं, उसमें भी वो 730 दिन की कंडीशन को पूरा कर रहा है। सो ये जो व्यक्ति है, पर्सन है, मिस्टर MM अग्रवाल, ही इज ऑर्डरली रेजिडेंट। इसका जो स्टेटस होगा वो ऑर्डरली रेजिडेंट में आएगा। क्लियर है? हेंस ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट वन कंडीशन पे चलते हैं। द मिस्टर A.V. Sen left India from West Germany for the higher status on 1st December 2017. He maintained the traveling horse for him in Delhi throughout the period he West Germany. During the winter vacation, he come to India twice, once the 4th Jan 2019 and stay for 30 days, and again 25th December 2019 and stay for 28 days. After completing his study, he come back to India on 28 November 2020. क्लियर है? अब ये कंडीशंस हैं। अब हम पे इस पे हमने अप्लाई करना है कि वो रेजिडेंट की कंडीशन में आएगा कि नॉन रेजिडेंट की कंडीशंस में आएगा। तो इसमें भी आपका असेसमेंट ईयर 21-22 है एंड प्रीवियस ईयर आपका 20-21 है। 20-21 आपका 1 अप्रैल 2020 से लेकर आप देखेंगे टू 31 मार्च 2021 तक आप इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे वापस कब आया वो? नवंबर में, और 28 नवंबर, ठीक है, को आया और 31 मार्च तक हमने लेना है। तो नवंबर, दिसंबर, 3 प्लस दिसंबर के 31, जनवरी के 31 प्लस 28 प्लस 31। ठीक है, तो ये दिन हमने लेने हैं। तो ये दिन कितने बनेंगे वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो उस पे जो कंडीशंस अप्लाई होगी, पहले तो कंडीशंस क्या है कि प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन से ज़्यादा होना चाहिए इंडिया में। तो हम देखेंगे क्या ये प्रीवियस ईयर में 182 दिन बन रहा है ज़्यादा कि नहीं बन रहा है। क्लियर है? तो वो कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे। तो आई थिंक ये प्रीवियस ईयर में इसका 182 दिन से ज़्यादा नहीं बन रहा है, लेकिन हमारा जो ये डेज है तो ये 100 प्लस अब भी हैं। ओके, तो उसमें से हमने ये ज़रूर देखने से 124 डेज बन रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड 4 सालों में 365। अब प्रीवियस ईयर में 60 डे की तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, 4 सालों में 365 दिन की हमने फुलफिल करनी है। तो यानी कि 2019, 18, आपके 17 और 16 से हम देखेंगे कि क्या वो 4 सालों में इन कंडीशन को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसमें हमने ये कंडीशंस अप्लाई करनी है उनकी। ओके, अब इसमें हम प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि वो दोबारा से कब आया था। 30 दिन वो रहा प्लस 28 दिन वो पहले रहा है एंड उसने 2017 के बाद जो है वो इंडिया छोड़ा है। 17 के बाद छोड़ा है, यानी कि 16 को तो वो पूरा यहीं पे रहा है। क्लियर है? तो ये जो है वो 365 डेज से ज़्यादा ही होगा। सो हम इसको कैसे लिखेंगे? मिस्टर A.V. Sen has satisfied the second condition. He was in India more than 365 in 4 previous year. अब 365 वो जो है 4 सालों में रहा है, तो वो कंडीशन यानी कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन के लिए साथ साथ उसको अंडर सेक्शन 61B के तहत भी 2 कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या वो 10 सालों में 2 साल भारत में रहा है, तो वो भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। क्या 7 सालों में वो 730 दिन से ज़्यादा भारत में रहा है, तो वो भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो हेंस ही इज ऑर्डरली रेजिडेंट। तो वो व्यक्ति क्या होगा? ऑर्डरली रेजिडेंट की कंडीशंस में आएगा A B से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
A Hindu undivided family is carrying on family business in India, and the business having to its head office of Kanpur, where from the control कानपुर से वो कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन the कर्ता of family was Kenya for the business purpose throughout the year, ended 31st मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे जो व्यक्ति था कर्ता वो कहाँ था, बाहर था प्रीवियस ईयर में। So the Hindu undivided families are treated resident in India if the control and management of affairs situated in India। अब इंडिया में कंट्रोल है तो ऑब्वियसली बात है वो रेजिडेंट होगी। ही विल नॉट बी ट्रीटेड इज नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर 2020 एंड 21 तक करता। तो इसमें कहा है कि वो नॉन रेजिडेंट ट्रीट नहीं की जाएगी, वो रेजिडेंट ही ट्रीट की जाएगी, ऑर्डरली रेजिडेंट ट्रीट की जाएगी। अब 10 सालों में वो 2 साल जो है वो इंडिया में ही काम कर रही है, 7 सालों में 730 दिन वो इंडिया में ही रह रही है। तो ये जो कंडीशंस है वो इसमें अप्लाई होगी, तो क्योंकि कर्ता जो है वो 10 सालों में 2 साल भारत में रह रहा है और 7 सालों में 730 दिन से ज़्यादा जो है वो इंडिया में स्टे कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति है वो नॉट ऑनरली रेजिडेंट में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वन आपकी कंडीशंस एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोला है एक्स एन इंडियन सिटीजन ही पोस्टेड इन इंडिया हाई कमीशन एट लंदन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। His emoluments consist basic pay 6,000 per month and overseas allowances 2,000 per month. Beside his entitled for the airfare of going from coming out to India and free use of government car in London. He claimed for X justified since he is a non-resident during the previous year 2020 and 21. Okay, and he is not liable to pay tax on salary earned and received outside India. Does it make any difference if Mr. X is a foreign citizen? ठीक है, इसमें कहा है कि हमने ये डिफरेंस करना है कि अगर मिस्टर एक्स जो है फॉरेन सिटीजन होता तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे रिप्लाई करेंगे। अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय पोस्टेड टू अब्रॉड इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे कहा गया ये जो व्यक्ति है वो इंडिया का सिटीजन है और इंडिया की गवर्नमेंट ने उसे फॉरेन में अपॉइंट किया काम करने के लिए, और किसी भी गवर्नमेंट ने अगर अपॉइंट कोई व्यक्ति करता है आउटसाइड इंडिया में है तो जो इनकम अर्न होती है वो इनकम अक्यू इन इंडिया होती है, इंडिया में कमाई गई है। ठीक है, अब ये जो इनकम है वो इंडिया में कमाई गई है एंड टैक्सेबल टू ऑल पर्सन रिस्पेक्टेड टू देयर अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 के तहत वो टैक्सेबल है। और जितने भी अलाउंसेस उन व्यक्ति को दिए जाते हैं जो फॉरेन में गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं वो फुली एग्जम्प्टेड होते हैं। ये आपकी कंडीशंस हैं, क्लियर है, उनको जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो फुली एग्जम्प्टेड हैं। सो मिस्टर एक्स विल बी लाइबल टू पे टैक्स ओनली जस्ट सैलरी, वो सैलरी के लिए ही टैक्स उसका लाइबल होगा जितनी उसकी सैलरी बनती है। ओके, सो आप अनदर वन थिंग एवरीथिंग एज रिसीव आउटसाइड इंडिया इज फुली एग्जम्प्टेड, जितना भी उसको आउटसाइड इंडिया बाकी मिल रहा है वो फुली एग्जम्प्टेड है। अगर लास्ट में कहा है अगर वो फॉरेन सिटीजन होता तो उस केस में क्या होता, इफ इज ए फॉरेन सिटीजन ही शैल नॉट बी लाइबल टू पे टैक्स इफ एनी इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट होता तब उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन अगर है तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा जस्ट ओनली सैलरी, लेकिन जितने की अलाउंसेस होंगे वो पूरे के पूरे उसके एग्जम्प्टेड होंगे, उस पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, यू कैन राइट डाउन दैट कि मिस्टर एक्स विल बी लाइबल टू पे टैक्स ओनली जस्ट फॉर सैलरी नॉट फॉर अलाउंसेस बिकॉज ऑल अलाउंसेस आर फुली एग्जम्प्टेड फॉर आउटसाइड इंडिया। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं।